नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान विश्लेषण की सीरीज में मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोज़ में अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 और 17 की हमने एक वीडियो में चर्चा की थी। 16 में हमने जो आरक्षण है उससे संबंधित चर्चा की थी। अनुच्छेद 17 में हमने एस प्रस्ताव के अंत से संबंधित चर्चा की थी और उसमें हमने 1955 का अधिनियम, 1976 का अधिनियम और 1989 के एक अधिनियम की चर्चा की थी। हमने दलित पैंथर्स मूवमेंट की चर्चा की थी और हमने एक एस के महाजन करके बाद की भी चर्चा की थी। और हमने चर्चा की थी कि एस प्रस्ताव की जो परिभाषा है वो ना तो संविधान के किसी अनुच्छेद में है और ना ही वो किसी अधिनियम के अंतर्गत दी हुई है। ये चर्चाएं हमने पिछली वीडियोज़ में की थी। आज हम उससे आगे मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे और आज की चर्चा भी हमारी काफ़ी सार्थक होगी। आप अच्छे से सुने। आज जो चर्चा शुरू होगी वो हमारी होगी अनुच्छेद नंबर 18 से। और अनुच्छेद 18 का जो टाइटल है वो है उपाधियों का अंत। यानी जब हम आज़ाद नहीं हुए थे या फिर हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 से पहले, या फिर उससे पहले बहुत सारे राजा, महाराजा, सम्राट, ऐसी कुछ उपाधियाँ होती थीं जो कि समाज को वर्गों में विभाजित करती थी कि कुछ लोग बहुत बड़े होंगे, कुछ लोग बहुत छोटे होंगे, ऐसा कुछ था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया कि जितनी भी उपाधियां जो होंगी उनका क्या कर देंगे, हम अंत कर देंगे। तो ऐसी बातें हुई और एक स्वतंत्र नगर था, स्वतंत्र डेंजिंग नगर। और ये जो डेंजिंग नगर था एक छोटी सी सिटी थी और इस डेंजिंग नगर में सबसे पहले उपाधियों का अंत हुआ था। तो स्वतंत्र डेंजिंग नगर तो था, इससे प्रेरणा ली थी हमारे संविधान निर्माताओं ने कि उपाधियों का अंत हम कहाँ से प्रेरणा लेके कर रहे हैं, स्वतंत्र डेंजिंग सिटी से। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 18 के अंतर्गत। कैसी उपाधियां, जैसे कि सम्राट, युवराज, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज आदि ऐसी जो उपाधियां हैं, इन सब का क्या हो जाएगा, पूरी तरह अंत हो जाएगा। अब कोई भी राजा, महाराजा, सम्राट, युवराज ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी संविधान के बाद में। ये किस अनुच्छेद में कर दिया, अनुच्छेद नंबर 18 में। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 18 के सब पार्ट आराम से। एक है अनुच्छेद नंबर 18(1) और अनुच्छेद 18(1) में संविधान निर्माताओं ने लिखा कि सेना या विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। देखो, पहली बात तो याद रखो, दो क्षेत्र छोड़ रखे हैं। कौन कौन से, सेना या विद्या। 18(1) में लिख रहा है कि सेना या विद्या को छोड़कर कौन कौन से क्षेत्रों को, सेना या फिर विद्या, इन क्षेत्रों में तो क्या मिल सकती है, उपाधि। पर सेना या विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे हम बीए करते हैं और बीए के बाद में हमको क्या मिलती है, उपाधि मिलती है कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाते हैं। जैसे हम फिलोसॉफी करते हैं तो फिलोसॉफी के पीएचडी जब हम करते हैं तो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, तो पीएचडी के अंतर्गत हमें डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उपाधि। वो किस क्षेत्र में मिल रही है, विद्या के क्षेत्र में। जैसे मेजर, मेजर जनरल, ये सब किस क्षेत्र में दी जाती है उपाधि, सेना के क्षेत्र में। तो सेना या विद्या, कौन कौन से क्षेत्रों को छोड़ रखा है, एक तो सेना और एक विद्या। इन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है साहब, अनुच्छेद नंबर 18(1) में।
और अगला जब हम अनुच्छेद देखेंगे वो है अनुच्छेद नंबर 18(2). और अनुच्छेद 18(2) में संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि कोई व्यक्ति जो भारत का क्या है, नागरिक है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यह किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद नंबर 18(2) में। और अनुच्छेद 18(2) में क्या लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है। देखो अनुच्छेद 18(1) में तो हमने क्या देखा है कि सेना और विद्या, इनको छोड़ के कोई उपाधि प्रदान नहीं होगी। अनुच्छेद 18(2) में हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको किसी भी विदेशी राज्य से वो क्या नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी भी विदेशी राज्य से क्या उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कौन से में लिख रहा है? अनुच्छेद नंबर 18(2) में। अगला जो सब आर्टिकल है वो है अनुच्छेद नंबर 18(3). और अनुच्छेद 18(3) में लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। देखो समझो इस चीज़ को। अनुच्छेद 18(1) में तो हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो या तो केवल किस क्षेत्र में ले सकता है, सेना में, या फिर किस क्षेत्र में ले सकता है, विद्या। सेना या विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। 18(2) में हमने साफ देखा, 18(2) में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) में हमने एक लाइन लिखी है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का क्या नहीं है, नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, वह किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई उपाधि ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। देखो प्रश्न आया था लास्ट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में, आरपीएससी ने पूछा था कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख है? अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था, पूछ लिया जाता है कि लाभ का पद, और अगर सब आर्टिकल पूछे तो अनुच्छेद 18(3) और पढ़ेंगे हम 18(4). तो 2-3 शब्दावलियां हैं 18(3) में कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु किस पे कार्यरत है, लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अच्छे से याद रखो आप। अगला आर्टिकल है 18(4) और 18(4) इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ के या विश्वास के पद पर कार्यरत है,
कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है वह किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। देखो 18(3) और 18(4) में अंतर देखो। 18(3) में तो कोई भी व्यक्ति जो कहाँ का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, और वो कौन से पद पे कार्यरत है, लाभ या विश्वास के पद पे, और वो भारत के क्षेत्र में अगर कोई उपाधि लेना चाह रहा है तो उसे किसकी सहमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, तभी वो उपाधि ग्रहण करेगा। इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में किस पे, लाभ के या विश्वास के पद पे कार्यरत है, तो अगर वो किसी भी विदेशी राज्य से उसको लेनी है तो उससे किसकी सहमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की सहमति। पहली बात तो 18(2) में हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो वो विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, परंतु 18(4) में लिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाभ या विश्वास के पद पे कार्यरत है तो वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(1) से लेकर 18(4) तक आप बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना खूब रहती है। 18(1) में तो हमने पढ़ा है कि सेना या विद्या के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वह विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) में हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है परंतु वो लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो कोई उपाधि ले सकता है। 18(4) में हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ के पद पर कार्यरत है तो उसको किसी भी विदेशी राज्य से अगर उपाधि लेनी है तो उसे क्या लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की सहमति। इन शॉर्ट में बात करूं कि लाभ का पद और राष्ट्रपति की सहमति, इन दोनों शब्दावलियों का प्रयोग कौन से अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 18(3) और 18(4) में। ठीक है, सेना या विद्या, इसका प्रयोग कौन से में है, 18(1) में। तो ये जो सब आर्टिकल हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें आप। सेना या विद्या का प्रयोग कौन से में, 18(1) में। 18(3) और 18(4) में लाभ का पद या राष्ट्रपति की सहमति का उल्लेख है। मेरे हिसाब से आपको चारों सब आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एक बार हम रिवाइज कर देंगे वीडियो के समाप्ति पर। देखो फिर एक विवाद चलता है कि जो ये पद्म पुरस्कार हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये उपाधि के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, ये काफ़ी बड़ा विवाद का विषय है और ये चलता रहता है। देखो इनकी शुरुआत जो थी वो 1954 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे की गई थी। 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार के बाद 1977 में इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये जो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो ये जो पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी, इन पद्म पुरस्कारों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसके बाद में 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी तो पुनः इनको क्या कर दिया गया, पुनः क्या हो गई, इनकी शुरुआत हो गई। ये पद्म पुरस्कारों की हिस्ट्री है। जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं ये कब शुरुआत की गई थी इनकी, 1954 में। 1977 में इन्हें एक बार के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद में 1980 में पुनः इनको शुरुआत कर दी गई, और 1980 में कौन प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने दोबारा से इनकी क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अगला एक बाद है इसके अंतर्गत, बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। कब का बाद है, 1996 का। पहली बात तो आप याद रखें, प्रश्न यही पूछा जा सकता है
कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का बाद का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद नंबर 18 और उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न जैसे जो ये अवार्ड हैं, ये कोई उपाधि नहीं है, बल्कि क्या है ये, बल्कि पुरस्कार है। देखो इनको क्या है, चैलेंज किया गया था कि ये जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये जो देते हैं कि ये भी तो उपाधि दी जा रही हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन बाद में कहा कि ये जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो भारत रत्न वगैरह हैं, ये उपाधि नहीं है, बल्कि क्या है, पुरस्कार है, और इसमें इनको उचित ठहरा दिया गया। कौन से बाद में, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। हमने देखा है अनुच्छेद 18 को, मैं आपको रिवाइज कर दूं। अनुच्छेद 18 एक, सेना या विद्या, इससे इनके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। 18(2) में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु लाभ के पद पर है तो वो केवल किससे लेगा, राष्ट्रपति की सहमति से लेगा। राष्ट्रपति की क्या है यहाँ, सहमति। शब्दावली को आप याद रखें, राष्ट्रपति की सहमति। हमने देखा 18(4) और 18(4) में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का राज्य क्षेत्र में कार्य करता है या लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो वो किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। लाभ के पद और राष्ट्रपति की सहमति कौन कौन से अनुच्छेद में है, 18(3) और 18(4) में। सेना या विद्या किस में है, 18(1) में। ये था आपका अनुच्छेद नंबर 18। बालाजी राघवन बाद को आप याद रखें। यहाँ आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार समाप्त होता है। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक की चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमारी रीच बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। थैंक यू सो मच।